अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी परछाई का तीसरा हिस्सा। मुझे और गफूरे को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें एक इमारत में ले जाकर एक कमरे में बिठा दिया गया। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। जब वो सब लोग चले गए तो गफूरा मेरी जानिब पलट कर बोला, उल्लू के पट्टे मरवा दिया ना, उसने गुर्राते हुए कहा और मैं शिद्दत गज़ब से खड़ा हो गया। क्या तूने मुझे गाली दी? मैंने खूनखार निगाहों से उसे देखा और दूसरे ही लम्हे हथकड़ी वाला हाथ उसके मुंह पर दे मारा। गफूरा कुर्सी से उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। बड़ी मुश्किल से वो उठा और अपने मुंह से बहने वाला खून साफ करने लगा। वो कीना तोज नज़रों से मुझे घूर रहा था। निकल कर बताऊंगा तुझे, मैं भी तुझसे कमज़ोर नहीं। मैंने कहा, गफूरे तूने मुझे गाली थी, वरना मैंने तुझे क्यों मारना था? और ये सब क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। किसी ने मुखबरी कर दी थी, बस छापा पड़ गया। 2 खाली बोतलें हाल रख गईं, लेकिन मैंने बात बना दी थी। मुझे क्या मालूम था कि तुम उसी वक्त आ मरोगे। अबे मैंने कितने तुझे इशारे किए। मैंने कहा मैं नहीं समझा था। ये इंतज़ार कई घंटे का था, हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। फिर हम दोनों को उस कमरे से निकालकर दोबारा एक गाड़ी में बिठाया गया और इस बार मैंने पुलिस की शक्ल देखी। अब तो मेरे भी हवास जवाब देने लगे। मैंने महसूस किया मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। जिस कमरे में हमें ले जाया गया बड़ा ही अनोखा कमरा था। पुलिस अफसर यहाँ मौजूद थे और फिर उनमें से एक पुलिस अफसर ने गफूरे को मुखातिब किया, तुम दुकानदार हो? जी साहब, गफूरा हाथ जोड़कर बोला। कब से बेच रहे हो? माई बाप, मैं तो बेकसूर हूँ। इसने मेरे खिलाफ कोई साजिश की है। हवालात में भी इसने मुझे मारा है। ये देखे मेरे मुंह से खून निकल रहा है। तुम बेकसूर हो? हाँ सरकार। वो डरना देख रहे हो जो दीवार पर लटका हुआ है? जानते हो इस पर क्या लिखा है? आजा मोरे वालमा, तेरा इंतजार है। गफूरे ने पढ़ा और अफसर हंसने लगा। और वो बालम तुम हो, जानते हो? हामिद जरा उतारो उस डंडे को, अफसर ने कहा और एक मोटे ताजे आदमी ने डंडा दीवार से उतार लिया। फिर उसने गफूरे को खड़ा कर दिया। मेरे सरकार, माई बाप, मैं मर जाऊंगा, बता तो रहा हूं सब कुछ, तो बताओ ना, अफसर ने फिर हंसते हुए कहा। 2 साल हो गए सरकार, दुकान चलती ही नहीं थी। गुजर ना हुई तो कच्ची शराब बेचना शुरू कर दी। कहाँ से खरीदते हो? इससे गफूरे ने नफरत से मेरी तरफ इशारा किया और मेरे जहन में सन्नाटे उतर आए। एक खौफनाक नाम मेरे हवास पर छा गया, कच्ची शराब। तो आज तक जो माल मैं सप्लाई करता रहा था वो शराब थी। शराब शराब, मेरे असाब चीखने लगे। वो लोग गफूरे से सवालात करते रहे और मेरा सर चकराता रहा। फिर उस पुलिस अफसर ने डंडे से मेरे बाजू पर हल्की सी ज़रब लगाई। अब आपकी बारी है मर्दे मुजाहिद, और लब कुशाई करेंगे? मैंने अजीब निगाहों से उसे देखा। पुलिस अफसर का चेहरा मुझे अजीब सा लग रहा था और मेरी आंखों में मेरी बस्ती का तकद्दुस फिर रहा था। जो कुछ मैंने किया था वो यहाँ करने तो मैं नहीं आया था, लेकिन मैं तो इस बात से लाइलम था। पुलिस अफसर धाड़ कर बोला, तुमसे क्या कुछ पूछा जा रहा है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा साहब, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा। अरे आपकी शर्त भी है? पुलिस अफसर ने तंज भरे लहजे में कहा। हाँ जी, और इस शर्त के बगैर मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा। ये जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन सबको दावत दे रहा हूँ कि एक के बाद एक आएँ, मुझे डंडों से पीटें। अगर मेरी ज़ुबान खुलवा ली तो जो चाहेंगे इनाम दूंगा। मैंने अपनी जेब का अंदाज़ा लगाते हुए कहा। शर्त क्या है तुम्हारी? दूसरे बड़े पुलिस अफसर ने पूछा जो मेज़ के पीछे बैठा था। देखो भाइयों, बाप इंसान के लिए ईमान का दर्जा रखता है, माँ उसकी जन्नत होती हैं और बहनें इज़्ज़त। क्या तुम्हें इस बात से इनकार है? अफसर कहने लगा, ठीक है, आगे बोलो। तो मैं अपनी ईमान, अपनी जन्नत और अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ तुम्हें बताऊँगा बिल्कुल सच बताऊँगा, और शर्त यह है कि तुम इसमें से एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं समझोगे। चलो ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। इस कछुए को तो यहाँ से भगा दो या फिर इससे कहो कि ज़ुबान बंद रखे, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। मैंने गफूरे की तरफ इशारा किया। पुलिस अफसर को शायद मेरी बातें पसंद आ रही थी, वो बराबर मुस्कुराए जा रहा था। फिर उसने गफूर की तरफ उंगली उठाई। देख बे कछुए, अपनी ज़ुबान बंद रखना, वरना ज़ुबान बाहर निकाल ली जाएगी, समझ गया ना? जी सरकार, समझ गया। वो साला झूठा है, आप इसकी। गफूरे ने इतना कहा और चीख पड़ा। पुलिस अफसर ने उसकी कमर पर ठोकर मारी। फिर उसने इशारा किया और 2 कांस्टेबल गफूरे को पकड़कर ले गए। ये हुई ना बात? मैंने हंसकर कहा और पुलिस अफसर भी हंस पड़ा। तुम्हें खुशी हुई है सरवर? पुलिस अफसर ने पूछा। हाँ साहब, इसकी सूरत देखकर मुझे गुस्सा आ गया था।
खैर छोड़ो, तो आपने मेहरबानी करके इसे बाहर भेज दिया? हाँ साहब, अब पूछो आप क्या पूछना चाहते हो। कितने अरसे से ये धंधा कर रहे हो? 2-3 महीने हो गए हैं साहब। माल कहाँ बनता है? कब्रिस्तान में, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। कौन से कब्रिस्तान में? उसने पूछा और मैंने इत्मीनान से उसे कब्रिस्तान का पता बता दिया। तुम्हारे कितने साथी हैं? बहुत से हैं साहब, बहुत के नाम तो मुझे मालूम नहीं। वैसे उन सब का उस्ताद रमज़ान है। रमज़ान कौन है? पुलिस अफसर ने पूछा। कहने को तो वो गोरकन है, कब्रें खोता है, मगर उसका असल धंधा यही है। अरे अगर मुझे मालूम होता तो पहले ही मैं उसे ठीक कर देता। कमज़ोर नहीं उससे, बस घर वालों का ख्याल आता है। अच्छा, अब अपनी सफाई भी पेश करने लगे। सफाई वफाई की ऐसी की तैसी, मैंने शराब का नाम ज़रूर सुना है साहब, पर कभी देखी नहीं। एक बोतल पर 15 रुपए मिलते थे। अफसर पूछने लगा, तुम कौन हो रमज़ान के? अरे उस ससुरे का कौन हो सकता है, मेरा और उसका क्या जोड़ साहब। मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। गांव से आया था, कराची के नौकरी करूंगा। जिम्मेदार जी ने अपने पैसों के लिए भेजा था, खुदा उनका भला करे। कराची आया तो अजीब ही बात देखी, जिसे देखो यूं अकड़ा फिरता है जैसे साला थानेदार लगा हो। बारिश में एक घर में घुस गया तो उन्होंने चोर समझा। कब्रिस्तान में पनाह ली तो रमज़ान ने पकड़ लिया। बस फिर रमज़ान ने अपने घर रख लिया। फिर हमदर्दी जताई, कहने लगा ऐसा रखूंगा जैसे शहजादे रहते हैं। साहब कराची में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था। एक था, मगर उसका पता इतनी बड़ी बस्ती में चलाना मुश्किल था। सो हमने सोचा कि चलो वो गलत ही सही, लेकिन इसी के पास रह लेते हैं। छीमे बेचारी पर इतना जुल्म करता है कि बस पूछो मत। तो साहब उससे हमने कहा कि थैलों में रखकर ये बोतलें दुकानों में दे आया कर। उसने सोचा कि कौन सा बड़ा काम है, फिर नौकरी ही तो करनी है। हमने उसकी बात मान ली। खुदा की कसम, हमने इतनी बड़ी कस्में खाई। और देखो साहब जी, इंसान के पास 2 ही चीज़ें होती हैं, माँ बाप या इज्जत, और इन दोनों चीज़ों की कसम खाकर इंसान झूठ नहीं बोलता। पुलिस अफसर मेरी बात पर गौर करने लगा। फिर उसने कहा, तो तुम 3 महीनों से उसके पास काम कर रहे हो? जी साहब। अच्छा सरवर, एक और बात बताओ। जी साहब पूछो, मैंने मुस्तैदी से कहा। तुम्हारे ख्याल में ये रमज़ान शराब खुद बनाता है या कहीं से लाता है? खुद बनाता है साहब, हमें अच्छी तरह मालूम है। अब तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा मगर इसकी भट्टी कहाँ है? वही कब्रिस्तान में। कहाँ? एक कब्र के नीचे। कब्र के नीचे? क्या तुम उसका पता बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते हैं साहब, जब हमने आपको सारी बातें बताई तो ये बताने में क्या हर्ज है। हमें खुद पता नहीं था, बस एक दिन कब्र में रोशनी देखी तो नीचे उतर गए। वहाँ हमने बहुत सारे आदमियों को काम करते देखा। रमज़ान का ख्याल था कि हम किसी को बता देंगे, और उसने इसके लिए हमसे बहुत कस्में ली और कहा कि किसी को मत बताना। पर साहब ये शराब वाली बात तो खुदा को भी पसंद नहीं। पुलिस अफसर ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब। अच्छा सरवर ये बताओ, ये कहाँ कहाँ पहुँचाते थे? सिर्फ 2-3 दुकानें मालूम है साहब जी। हम तुम्हें उनका पता बता सकते हैं। हमारे अलावा दूसरे लोग भी ये काम करते हैं। तुम हमें सिर्फ उन दुकानदारों का पता बताओ। पता तो हमें नहीं मालूम, पहले हमें कब्रिस्तान ले चलो, यहाँ से हम तुम्हें उन दुकानदारों पर पहुँचाएंगे। ठीक है, छापे की तैयारी करो, उसने अपने सिपाहियों से कहा। ज़्यादा देर करने से उसे शुबा हो सकता है। पुलिस अफसर ने दूसरे आदमी से कहा और वो बाहर निकल गया। एक और अफसर बैठा गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, यह शख्स बन तो नहीं रहा? पुलिस अफसर ने पूछा, क्यों? अरे बड़े अजीब लोग होते हैं, भोले बनकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे बारे में कह रहे हो साहब? तुम तो सूरत से ही बेवकूफ़ नजर आते हो, हम क्या बनाएंगे? मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। सरदार सरवर, पुलिस अफसर ने तेज़ लहजे में कहा, तो ये हमें गाली क्यों दे रहे हो? पिस्तौल पड़ा है, इनकी गर्दन में कहो उतारें और गोली मारें, पर हाथ जोड़ा है मैंने। साहब गाली ना दें, जुबान बंद रखो। इससे भी कहो जुबान बंद रखे, मैंने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है, वो सीधा साधा आदमी है, पुलिस अफसर ने कहा। फिर वो उठकर बाहर निकल गया। तब पुलिस अफसर ने कहा, देखो सरवर, तुम मुझे बुरे आदमी नहीं मालूम होते। मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ, हमेशा अपना दिमाग ठंडा रखा करो, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करो, वरना पुलिस के चुंगल में फंसकर आदमी कुछ नहीं रहता। मगर साहब क्या गाली भी बर्दाश्त कर लिया करें? सब कुछ बर्दाश्त करना है भाई। बहरहाल तुम पुलिस की मदद करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम किसी मुसीबत में ना फंसो। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, तुम चलो। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आ गया जिसे तैयारी का कहा गया था, और उसने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं। चुनाचे अफसर मुझे लेकर बाहर निकल आया। पुलिस की कई गाड़ियां चल पड़ी, बड़ी तैयारियां की गई थी। एक गाड़ी में मैं भी अफसर के साथ था। मेरे हाथों में बदस्तूर हथकड़ियां लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद हम कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए। पुलिस की गाड़ियां कब्रिस्तान के चारों तरफ फैल गई थी
और पुलिस वाले उनसे कूद कूद कर कब्रिस्तान की दीवारों पर चढ़ने लगे और फिर दीवारों के साथ लग गए। उनके हाथों में बंदूकें थी। वो मुझसे पूछने लगे वो कब्र कहाँ है जिसके नीचे तहखाना है। मैंने इशारा किया वो उस दरख्त के नीचे। पुलिस अफसर ने चंद आदमियों से मेरी निगरानी के लिए कहा और फिर खुद जीप से उतरकर बहुत से पुलिस वालों के साथ मकान की तरफ बढ़ गया। कब्रिस्तान में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पुलिस वाले रमज़ान के मकान में घुस गए और थोड़ी देर के बाद वो बहुत से लोगों को पकड़े हुए बाहर निकल आए। कब्र के नीचे भट्टी से आदमी पकड़े गए थे। कोई भी भागने में कामयाब ना हो सका। पकड़े जाने वालों में रमज़ान भी था और छीमे भी। छीमे की गर्दन झुकी हुई थी। फिर पुलिस वाले शराब बनाने का सामान उठा कर बाहर रखने लगे और फोटोग्राफर तस्वीरें बनाने लगे। काफ़ी देर तक वो लोग कब्रिस्तान में रुके रहे। छीमे और रमज़ान को भी जीप में बिठा दिया गया जिसमें मैं मौजूद था। रमज़ान ने मुझे खूनखार निगाहों से देखा। फिर वो गर्दन हिलाकर बोला, तुझसे यही उम्मीद थी सरदार, जानता था कि एक दिन तू ही मरवाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से उस शाहिदा को देखने लगा। शाहिदा यानी छीमे की गर्दन बदस्तूर झुकी हुई थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस अफसर वापस आ गया और फिर उसी जीप में बैठ गया। चलो, उसने कहा। पुलिस की खासी तादाद कब्रिस्तान में रुक गई। बाकी लोग हमारे साथ चल पड़े। रास्ते में पुलिस अफसर ने मुझसे कहा, हाँ दोस्त, अब तुम हमें उन दुकानों पर ले चलो जहां तुम शराब सप्लाई करते थे। ठीक है साहब, पहली दुकान तो इस तरफ है, इस तरफ चलिए, मैंने लापरवाही से कहा और रमज़ान ने खूनी निगाहों से मुझे देखा, लेकिन मैंने उसकी निगाहों की परवाह नहीं की। छीमे ने भी एक बार मेरी तरफ सहमे हुए अंदाज में देखा, लेकिन मैं इन बातों में नहीं पड़ता था। मुझे तो खुद इस बात पर गुस्सा था कि मुझे ये नहीं बताया गया कि मैं दुकानों पर क्या चीज़ सप्लाई करता था। शराब से तो मुझे बचपन से ही नफरत थी। हमारी बस्ती के कुछ लोग शराब पीते थे और शराब पीने के बाद ऐसी हरकतें करते कि हर आदमी उन पर नफरत की निगाह डालता। मुझे इस चीज़ से उस वक्त से बेपनाह नफरत थी। अगर मेरी बस्ती के लोग सुन लेते कि मैं शहर में क्या काम करता हूँ तो सच्ची बात है कि मैं बस्ती में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मुझे भला रमज़ान की इन निगाहों की क्या परवाह थी। थोड़ी देर के बाद हम लोग उस दुकान पर पहुंच गए जहां मैं शराब की बोतलें ले जाया करता था। उस दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यके बाद दिगरे उन तमाम दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इस काम में मुलव्विस थे। शराब की बोतलें भी वहां से बरामद हुई। और कोई दुकान बाकी है? पुलिस अफसर ने पूछा। नहीं साहब, मैं उनके बारे में नहीं जानता। बाकी के बारे में हमारा दोस्त रमज़ान बताएगा, पुलिस अफसर ने रमज़ान की सूरत देखते हुए कहा और रमज़ान के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, इंस्पेक्टर ने तमस्खराना अंदाज में कहा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो आगे चलकर पता चलेगा, रमज़ान ने गर्दन टेढ़ी करके कहा और इंस्पेक्टर उसे देखकर गर्दन हिलाने लगा। ठीक है दोस्त, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, हर तरह के हालात से निपटना जानते हैं, लेकिन इन हालात से नहीं निपट सकोगे। रमज़ान बड़े गुरूर से बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो वरना आने वाले हालात को देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। पुलिस अफसर का लहजा खूनखार हो गया। फिर हम थाने पहुंच गए। रमज़ान को लॉकअप में बंद कर दिया गया। अलबत्ता मैंने छीमे के लिए सिफारिश की। अफसर साहब, ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है। रमज़ान दादा ने इस पर इतने जुल्म किए हैं कि अब ये मजीद जुल्म नहीं सह सकती। जिस तरह मैंने पहले झूठ नहीं बोला, अब भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये बड़ी नेक और शरीफ लड़की है, इसका इन हालात से कोई तल्लुक नहीं। ठीक है सरदार, अगर ऐसी बात है तो हम इसका ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। इसे भी थाने में बंद करोगे? मैंने अफसरदगी से कहा। नहीं नहीं, खानापुरी के लिए इसका बयान लिया जाएगा और इसके बाद इसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां कहीं हिफाजत से रह कर सके। तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आप वाकई शरीफ आदमी हैं, मैंने कहा। शरीफ लोगों के साथ हम शरीफ रहते हैं, तुम्हें यह बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए। हाँ तो ये बताओ, रमज़ान ही सारे कारोबार का सरबराह है? हाँ अफसर साहब, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा, यही सब पर हुक्म चलाता है। क्यों छीमे, तुम भी बोलो ना। छीमे गर्दन झुकाकर बोली, मैं क्या बोलूं? अरे बोलो अब, तुम तो पुलिस वालों के पास हो और तुमने मुझे ये बताया ही नहीं कि छीमे के रमज़ान दादा शराब बनाता है। छीमे ने मुझे ऐसे देखा जैसे शिकायत कर रही हो, कह रही हो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं इनसे तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा हुआ, और रमज़ान के गिरफ्तार होने से हमें क्या मिलेगा। रमज़ान के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस अफसर वाकई मेहरबान थे। मेरे और छीमे के साथ वो बहुत अच्छी तरह पेश आ रहा था। बाकी सब गिरफ्तार लोगों को लॉकअप में बंद कर दिया गया और मुझे दूसरी कोठली में पहुंचा दिया गया। अफसर साहब, छीमे के साथ आप क्या सलूक करेंगे? अरे तुम इत्मीनान रखो सरदार, मैंने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। आज रात तो वो यहीं रहेगी, कल उसे दारुल अमान भेज देंगे।
ये क्या होता है अफसर साहब? एक सरकारी इदारा होता है, ये वहाँ इत्मीनान से रहेगी, इसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अफसर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके एहसान का बदला मैं उतारने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा, और अफसर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद मुझे चीमे का कोई हाल मालूम नहीं हुआ। अफसर से भी तीसरे दिन मुलाकात हो सकी। रमज़ान दादा को उसके साथियों के साथ जेल भेज दिया गया। मुझे चंद रोज़ लॉकअप में रखा गया और फिर एक दिन हम सबको अदालत में पेश किया गया। रमज़ान दादा भी जेल से आया था। उस वक्त तक हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। रमज़ान दादा खिसक कर मेरे पास आ गया और मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, बेटा सरदार, सब पता चल गया है मुझे, सब किया धरा तेरा है, लेकिन बच्चों ये भूल गया है कि दोनों फिर मिलेंगे। बाहर मैं निकलूंगा और तू भी। मैंने क्या किया रमज़ान? मेरी शराफत का यही सिला दिया तूने सरदार। शहजादों की तरह रखा तुझे, सब कुछ दिया मैंने, लेकिन मैंने किया क्या है? भट्टी पर छापा किसने डलवाया? मैंने। दुकानदारों का पता किसने दिया? मैंने दिया भाई। मगर मैंने कहा था ना रमज़ान कि मुझे ये धंधा पसंद नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करता। रमज़ान मेरी बात सुनकर बोला, अच्छा बेटा ठीक है, वक्त आने दे। वक्त की बात मत कर रमज़ान, मैं भी हाथ पांव रखता हूँ। क्या तुम मुझे चूहा समझते हो? मुझे भी गुस्सा आ गया। उसी वक्त पुलिस वाले हमें लेने आ गए। मजिस्ट्रेट साहब बैठ गए थे। हमारा चालान पेश कर दिया गया, हमारे बयान लिए गए, उसके बाद हमें जेल भेज दिया गया। जेल की दुनिया अजीब थी, भांत भांत के लोगों से भरी। मैं उस जगह से बहुत दूर था जहां रमज़ान दादा को रखा गया था, इसलिए जेल में रमज़ान से मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता दूसरी पेशी पर वो भी मिला। इसके बाद कई पेशियां हुई और हमें सज़ा सुनाई गई। रमज़ान और उसके साथियों को 1-1 साल कैद की सज़ा, मुझे 3 महीने की सज़ा। शराब मेरे पास से भी बरामद हुई थी। सज़ा काटने के लिए हमें जेल भेज दिया गया, लेकिन अब हम बाकायदा कैदी थे और हमारे साथ जेल वालों का रवैया बदल गया था। जिस कोठली में मुझे रखा गया, यहाँ 5 कैदी और थे, एक से एक बढ़कर शरीर, हर एक के जुर्म संगीन। मुझसे तरह तरह की गुफ्तगू की। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नज़ीर खान ने मुझे हाथों हाथ लिया। आओ माशूक यार बन जाएं, क्या काम दिखाया था? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। पूछने लगा, पहली बार आए हो? क्या मतलब? अरे भाई, ऐसी मासूमाना बातें पहली बार आने वाले करते हैं। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो फिर जेल आए क्यों हो? किसी के मस्जिद के मौज़िन हो? खैर तुम्हारी मर्जी, कितने दिन के लिए आए हो? मैंने बताया कि 3 महीने के लिए। बस अब यार, देखने में तो शेर लगते हो। 3 महीने की कैद भी कोई कैद होती है। बहरहाल ठीक है, बुरे कामों में से सबसे अच्छा काम शराब बनाना, वो गुर जानता हूँ शराब बनाने के। और फिर ये तो एक नेक काम है। दिन भर के थके हुए लोग अगर लाल परी की आगोश में पनाह ना लें तो फिर उन्हें और कहाँ पनाह मिल सकती है। फिर धंधा भी खूब चलता है। मैंने उसकी बात सुनकर नफरत से कहा, मुझे शराब से नफरत है। अरे यार ठीक है, छोड़ना। अबे नज़ीर खान, ये तेरे काम का आदमी नहीं, शेर आलम यानी दूसरे कैदी ने कहा और मेरे बाजू पर हाथ रख कर बोला, इधर आओ बेटे, मेरे पास बैठो। और मैं उसके पास बैठ गया। इसकी बातों में मत आना, हमेशा हलाल की कमाओ। शराब तो हमारे मज़हब में हराम है। ऐसा काम क्यों किया जाए कि इंसान अपना ईमान खो बैठे। मैं तुम्हें कैंची का खेल सिखाऊंगा। महीने में 1 बार काम करो और उसके बाद पूरा महीना सुकून से बैठकर खाओ। खुदा के बंदों को रोज़ रोज़ परेशान मत करो। कैंची का खेल? मैंने हैरत से पूछा। शेर आलम का मतलब है जेब तराशी, जेब काटना। ये फ़न है बेटे, और फनकार मुजरिम नहीं होता। फजूल बातें मत करो, मैं इनमें से कोई काम नहीं सीखूंगा। मैं गुस्सीले लहजे में बोला और वहाँ से उठ गया। लो, दुनिया में कुछ सीखोगे भी या नहीं? जेल में बेटे तुम्हें और क्या हुनर सिखाया जा सकता है? शेर आलम ने कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल जेल के दिन, जेल की रातें गुजरती रहीं। ये सारे फनकार मुझे अपने अपने हुनर की पेशकश करते रहे, लेकिन मैं ये हुनर सीखने के लिए तो कराची नहीं आया था। ना घर वाले का पता नहीं क्या हाल चाल होगा। तवील अरसे से उनकी खबर नहीं मिली थी मुझे, लेकिन इस बात का सुकून था कि इस थोड़े से अरसे में ही मैंने उन्हें इतनी रकम भेज दी कि वो मज़ीद कुछ अरसा सुकून से गुजार सकते। इस दिन के लिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं था। बहरहाल जो तकदीर में लिखा है वो तो पूरा होकर रहेगा। रमज़ान दादा भी इसी जेल में था, लेकिन इत्तेफाक था कि 3 महीने के दौरान 1 बार भी मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि ये मुलाकात खुशगवार नहीं होती। ये तो बहुत अच्छा ही था। मैंने अपनी कैद के दिनों का हिसाब नहीं रखा। फिर एक दिन मुझे जेलर साहब ने तलब किया और मैं उनके सामने पहुंच गया।
कहने लगे, सरदार अली, तुम्हारी कैद के दिन ख़त्म हो चुके हैं। आइंदा अच्छे इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना। अच्छा साहब, तो फिर अब मैं क्या करूं? अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें यहाँ से ले लो और करमदीन इन्हें बाहर छोड़ आओ, जेलर ने कहा। और थोड़ी देर के बाद मैं जेल की चार दीवारी के बाहर निकल आया। बाहर की दुनिया पहले जैसी थी। न जाने क्यों मुझे जेल से बाहर निकलने का दुख हुआ। कम से कम छत तो थी, जिंदगी तो महदूद थी। एक एक लम्हे का खौफ नहीं था। ये एहसास तो नहीं था कि फिर किसी गलत आदमी से ना टकरा जाऊं और वो किसी मुसीबत में ना फंसा दे। लेकिन अब बेयारो मददगार खड़ा हुआ था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जिसे मैं अपना कह सकूं। कोई भी तो नहीं था। मैं ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गया। यहाँ खड़े रहना भी तो बेहद मकसद था। चलता रहा और न जाने कहाँ से कहाँ निकल आया। फिर एक फुटपाथ पर लोगों को देखा। बैठे हुए थे। एक तालिब इल्म पढ़ रहा था। मेरी हिम्मत हुई और मैं भी वहाँ जाकर घास पर बैठ गया। तालिब इल्म मुझसे चंद गज दूर था। एक बार उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मेरे जहन में ख्याल आया कि उससे कुछ बात करूं और मैं हिम्मत करने लगा। फिर दोबारा वो मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ तो मैंने सलाम किया। वो जवाब देकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भाई साहब, ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम गुरु मंदिर है। क्या तुम यहाँ अजनबी हो? मैंने कहा, हाँ जी। कहाँ से आए हो? एक गांव से आया हूँ। नौकरी करने? वो खुश इखलाक मालूम होता था। जी हाँ, नौकरी करने आया हूँ। तो क्या नौकरी मिली? जी नहीं, नौकरी तो नहीं मिली। खाना खाया तुमने? खाना हाँ, खा लिया। किराए के पैसे नहीं होंगे कि घर वापस जा सको? उसकी आंखों में शरारत अमेज़ मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सका था। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर क्या काम कर सकते हो? पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इसलिए पढ़े लिखों के काम तो नहीं कर सकता, लेकिन जो अनपढ़ लोगों का कोई काम हो वो कर लूँगा। वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं, मेरा दिल घबरा रहा था तो आपसे बातें कर ली। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज किया, मैंने माजरत अंदाज में कहा और दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया। तालिब इल्म पढ़ने लगा, लेकिन उसने कई बार मुझे देखा। अंदाज बड़ा अजीब सा था। थोड़ी देर के बाद वो खिसक कर मेरे पास आ गया। जानते हो यहाँ क्या होता है? मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हर गली कूचे में तबाह हाल मुसाफिर मिलते हैं, नौजवान बोला। मैं अब भी आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जो कहीं से आए होते हैं, रास्ते में उनकी जेब कटी होती है और उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं होते। वो बस का किराया मांगते हैं और बाज़ खुदा तरस उन्हें कुछ ना कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो बमुश्किल कुछ रकम उन्हें दे दे, अगर एक हफ्ते या उसके दूसरे दिन किसी और मुकाम पर किराया मांगते देख लें तो उसकी क्या हालत होगी। अच्छा, तो लोग धोखा देते हैं। हाँ भाई, यहाँ बड़े बड़े फनकार पड़े हैं। मुझे माफ़ करना, मैं भी तुम्हें उनमें से एक समझा था। अरे नहीं भाई, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। कहाँ रहते हो? मैंने कहा ना, कहीं नहीं रहता, अभी कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जल्द ही कहीं नौकरी करके ठिकाना बनाऊंगा। क्या गांव वापस नहीं जाओगे? मर्द के कदम कभी वापस नहीं जाते। अरे वाह भाई, कितनी उम्दा बात की है। क्या नाम है तुम्हारा? सरदार सरवर अली। मैं तुम्हें सरदार कहूँगा। मेरा नाम गयास है। मगर सरदार अली कैसी नौकरी करोगे तुम? जैसे भी मिल गई, अल्लाह मालिक है। मैं जैकब लाइन में रहता हूँ सरदार। बाप मर गया है, एक छोटी बहन है और माँ है, इंटर में पढ़ रहा हूँ। सुबह को मैं अखबार बेचता हूँ घरों में। वो मेरी साइकिल देख रहे हो? उसने एक तरफ इशारा किया और मैंने साइकिल देखकर गर्दन हिलाई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लगा सकता हूँ। मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब? यार 8 बजे मुझे कॉलेज जाना होता है, इसलिए ज़्यादा काम नहीं करता। बस करीब के घरों को पकड़ लिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो ज़्यादा काम बढ़ाया जा सकता है। वो किस तरह? घरों के करीब में तुम अखबार डाल दिया करो, मैं ज़रा दूर निकल जाऊँगा। एजेंसी का मालिक मुझसे कई बार कह चुका है, तुम्हें इतनी आमदनी ज़रूर हो जाएगी कि वक्ती तौर पर काम चल जाएगा, वरना तुम्हारे पास तो पूरा दिन है। बाद में कोई और धंधा देख लेना। यूँ समझ लो कि सुबह को उस वक्त जब लोग सोकर भी नहीं उठते, हमारा काम ख़त्म हो जाता है और हम 10-12 रुपए कमा लेते हैं। मैंने खुश होकर कहा, वाह भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो गयास? हाँ यकीनन। उसके बाद मैं तुम्हें किस्तों पर साइकिल दिला दूंगा और फिर तुम भी दूर निकल जाया करना। कराची शहर में इंसान कभी भूखा नहीं मरता, बस ज़रा मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत से नहीं घबराता गयास। तो ठीक है सरदार, आओ चलें। मैं अपनी माँ से तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा और हाँ, तुम हमारे साथ भी रह सकते हो। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखने लगा। अनोखे ख्यालात जहन में आ रहे थे। दिल चाह रहा था कि इस हमदर्द दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बताऊं।
लेकिन फिर अकल ने साथ दिया और खामोश रहने में आफियत समझी। यहाँ के लोगों को हकीकत बर्दाश्त नहीं होती। गयास मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर ले चला। थोड़े से फासले पर एक गरीब बस्ती में उसका घर था। चटाइयों और बांसों से बनी एक झोंपड़ी थी जिसमें कमरा बना था और उस पर टीन की छत पड़ी थी। उसके बाद सहन था और सहन के बाद चटाई की छत वाला एक कमरा जो गयास का था। गयास ने साइकिल अंदर खड़ी की और फिर मुझे भी अंदर ले आया, अपने कमरे में बिठाया और चला गया और न जाने अपनी माँ से क्या बातें करता रहा। फिर एक औरत के साथ अंदर आया। सादा से नकूश और सादा लिबास पहने थी। मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने खलूस से जवाब दिया, बैठो बेटे, गयास ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं खुशी से तैयार हूँ, तुम यहाँ रहो और काम करो। गयास मेरा इकलौता बेटा है। अब मैं समझूंगी कि एक की जगह मेरे दो बेटे हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। बस बेटे, गरीबों के पास कुछ नहीं होता। हाँ, हम लोग अपने मुंह से अपने आप को इज्जतदार ज़रूर कहते हैं। शायद यही हमारे पास सरमाया होता है और हमें इसी की हिफाजत करनी होती है। मुझसे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी माँ जी। बड़ी खुशी से यहाँ रहो, इस झोंपड़ी को अपना समझो। गयास, एक पलंग अंदर से लाकर यहाँ डाल देना और दोनों भाई यहीं रहना। जी अम्मी, गयास ने जवाब दिया। ये सहारा मेरे लिए बहुत बड़ा था। दूसरे ही दिन गयास मुझे अपने साथ साइकिल पर बिठाकर ले गया और वो घर दिखाए जहाँ मुझे अखबार डालने थे। मैंने अच्छी तरह वो सारे घर सहन नशीन कर लिए और फिर तीसरे दिन से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। बड़ा ही अच्छा था ये छोटा सा ख़ानदान, बड़ा मुखलिस। गयास हस्बे मामूल कॉलेज चला जाता, दोपहर को आता, पढ़ने चला जाता और फिर शाम को हम दोनों मिलकर गप्पे हाँकते। मैंने आज तक गयास पर अपनी पिछली ज़िंदगी जाहिर नहीं की थी, लेकिन अक्सर मुझे माजी का ख्याल आ जाता। घर वाले याद आते, उन्हें ख़त डालने को जी नहीं चाहता। क्या लिखता कि 3 महीनों के बारे में क्या बताता। फिर एक दिन मुझे छीमे याद आई वो मजलूम लड़की और दिल इतना बेताब हुआ कि मैं उसके लिए घर से बाहर निकल आया। मैंने सोचा कि उसके बारे में कहाँ से मालूमात लूँ। पुलिस अफसर ने मुझे बताया था कि वो किसी सरकारी इदारे में भेज दी गई है, लेकिन कहाँ नाम नहीं याद था। बाहर पुलिस थाने पहुंचा और सीधा अंदर चला गया, लेकिन वहाँ दूसरा अफसर बैठा था। मैंने उससे पूछा कि वो दूसरे अफसर कहाँ गए। वो यहाँ से चले गए, क्या काम है तुम्हें? वो जी, मुझे छीमे के बारे में पूछना है, वही जो रमज़ान के साथ रहती थी, मैंने कहा और पुलिस अफसर मुझे घूरने लगा। फिर उसने किसी को आवाज़ दी, अकरम खान। फिर एक और नया आदमी वहाँ आ गया, लेकिन मेरी बात किसी की समझ में नहीं आई और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। बड़े ही अजीब लोग थे। मैं अफसरदा वापस आ गया। अम्मी और रोशन मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आईं। रोशन गयास की बहन थी, 12-13 साल की बच्ची, लेकिन इस बस्ती के माहौल से अलग। ये भी शरीफ ख़ानदान था, मुसीबत ज़्यादा लोग थे, कोई सरमाया नहीं था, बस ज़िंदगी की गाड़ी को घसीट रहे थे। बहरहाल यहाँ मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन कराची पुरसुकून शहर नहीं। यहाँ के लोग नित नए हंगामों से दो चार होते हैं और अब तो मैं यहीं का बाशिंदा था। चुनाचे मैं किस तरह पुरसुकून रह सकता था। गयास के साथ रहते हुए दूसरा महीना था। 2 महीने की आमदन तकरीबन 300 रुपये थी, जिसके बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब मैंने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया कि बाकी दिन बेकार नहीं जाने चाहिए। गयास ने भी मशवरा दिया कि और हम लोगों ने बहुत से प्रोग्राम बनाए। घरों से अखबार के बिलों की वसूलियाँ के बाद गयास ने 300 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और मैंने सारे पैसे अम्मी को दे दिए। अरे मैं क्या करूँ इनका बेटा, आप रखें अम्मी, क्या मैं गयास से अलग हूँ? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा खर्च भी तो है। आप गयास को रोज़ाना क्या देती हैं? मगर गयास में और तुम में फ़र्क है, तुम्हारे अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, तुम्हें घर भी तो भेजने हैं। इनमें से क्या भेजूंगा मैं, आप ये रख लें, मुझे बस थोड़े से पैसे रोज़ाना खर्च के लिए दे दिए। मेरे ज़्यादा मजबूर करने पर गयास की अम्मी ने पैसे रख लिए और तय ये हुआ कि वो 100 रुपये ले लेंगे। 100 रुपये मेरा खर्च और 100 रुपये रख लिए जाएंगे ताकि जमा करके घर भिजवा दिए जाएं। बहरहाल अब मुझे दूसरी नौकरी की तलाश थी और उसके बाद मैं संजीदगी से किसी मुलाजमत की तलाश में मसरूफ़ हो गया। गयास मेरा बेहतरीन दोस्त था। उसने फालतू वक्त में मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया। इब्तदाई किताबें वो खुद ही ख़रीद लाया और सच्ची बात तो यह है कि पढ़ने का शौक़ मुझे शुरू से था। अब एक सहारा मिला तो मैंने और दिल जमी से उसकी तरफ तवज्जो दी और अपना औकात मुकर्रर कर दिए। सुबह को हम दोनों अखबार बेचते, हमने अपना दायरा वसी कर लिया। इसके बाद गयास कॉलेज चला जाता, मैं घर में आकर थोड़ी देर के लिए काम काज करता, जो चीज़ें बाज़ार से लाना होती वो ला कर देता, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ली थी। गयास को मैंने घर की तमाम फिक्रों से आज़ाद कर दिया। दोस्तों, कहानी परछाई जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।
हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।